बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम लाहौर। मैं हूँ रिदा जफर घुम्मन। वेलकम टू योर वेरी ओन शो सिटी एट 10। आज मैं घर से आ रही थी और मैंने एक बात सोची जो मैं सोच रही थी कि आपसे शेयर करूंगी कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो ये बड़ी एक मज़ेदार सी हर इंसान में एक एनर्जी होती है। रात को हम चाहे जितना मर्जी परेशान सोएं, कितना मर्जी डाउन हो, जितनी मर्जी परेशानियां हो, कितना हारे हुए फील कर रहे हो, लेकिन जब हम सुबह को उठते हैं तो ये एक नई एनर्जी, एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज हम सारा दिन ये हमारे टास्क हैं जो कि हमने पूरे करने हैं। घरों में एक मज़ेदार सी हलचल होती है, जैसे कि ख़वातीन घरों में ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं, चाय दे रही हैं अपने शौहरों को, उसके बाद वो घरों से दफ्तरों के लिए रवाना हो रहे हैं, उनके भी एक टास्क लिस्ट है जो कि उन्होंने पूरी करनी है। बच्चे हैं वो उठ के सुबह सोच रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टियाँ हैं, आजकल तो बच्चे सोच रहे होते हैं आज हम ये खेलेंगे, ऐसे होमवर्क करेंगे, तो सबके अपने अपने टास्क होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं सुबह सुबह? क्योंकि हमारे दिमाग में वो अनसर्टेनिटी होती है, वो बेयकीनी होती है कि आज का दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा। वो टास्क लिस्ट होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एनर्जी आती है। तो सारा दिन मेरे ख्याल से हमें इसी एनर्जी को लेकर चलना चाहिए। इसी एनर्जी के साथ आज हम ये शो भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और एनर्जी बूस्टर की बात करेंगे जो कि कल आवाम को मिला है एक झटके की सूरत में नेपरा की जानिब से, कि कल जो थी वो बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफा कर दिया गया और उस इजाफे से अवाम को कितना बड़ा झटका लगा है हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा साहब और साथ ही साथ राव दिलशाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैंने कल भी पूछा था हमारे दूसरे दो सीनियर रिपोर्टर से, आज आपसे पूछूंगी आपको अपनी नई होस्ट लेके कैसा लग रहा है। सबसे पहले कोई जवाब नहीं है, नो कमेंट्स, उन्होंने हंस के बता दिया। जबरदस्त एक अच्छा चेंज है, लेकिन ऑब्वियसली एक रूटीन में आप कर रहे होते हैं और जिस तरह से इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अगर अना यूसुफ अगर शो कर रही थी तो हमें उन्हें कोई 10 में से 9 नंबर दे, उनके भी 10/10 हैं और आई होप कि आप भी अच्छा शो करें और आप भी तरक्की करें। इसमें क्या हो सकता है, अल्लाह ताला आपको भी मजीद तरक्की दे। अच्छा, ये आपकी टेम्परेरी तरक्की है, वैसे अल्लाह करे कि आपको मुस्तकिल भी तरक्की मिले। अच्छा आमिर भाई, कल एक खबर आई थी सामने के सरमाही एडजस्टमेंट का झटका, बिजली मजीद ₹1.25 महंगी हो गई है, तो क्या कहेंगे इस पर? खबर तो 7 दिन पहले की थी, नोटिफिकेशन कल हुआ इसका, और ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये हमें पे करने ही करने हैं। डॉलर्स के साथ इसका बड़ा गहरा लिंक होता है, क्योंकि जो फ्यूल हम जिसको इम्पोर्टेड फ्यूल कहते हैं वो ख़रीदते हैं, तो फिर वो जिस रेट पर आता है उसी रेट के हिसाब से बिजली महंगी बनती है। पाकिस्तान में क्योंकि आबी ज़राए और वसाइल को बढ़ाया नहीं गया, नए डैम्स नहीं बने, कालाबाग डैम का मसला जो है आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर वो बन जाए तो उससे कितने हज़ार मेगावाट बिजली जो है वो बनेगी। वो तरबेला और मंगला दोनों से ज़्यादा बड़ा डैम, वो हमने नहीं बनाया। जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक हमें बाहर की तरफ देखना पड़ेगा। बाहर से जो फ्यूल आता है वो डॉलर्स में पे करना पड़ता है, बहुत ज़र मुबादला खर्च होता है। तो मैं समझता हूँ कि नेपरा भी को खुशी से नहीं करता है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज़ को महंगा करे, चाहे वो ये गवर्नमेंट है, चाहे साबका है या आने वाली गवर्नमेंट है, तो क्या वो चाहेगी कि वो अनपॉपुलर हो आवाम के अंदर और जानबूझकर वह महंगाई करे? महंगाई की जो असल वजूहात हैं वो उन पर गौर करना चाहिए। हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बशमूल हुकूमत अदा करनी चाहिए, और सबसे बड़ा ये है कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। मैं जब स्पोर्ट्स किया करता था तो इंडिया में मेरा बहुत दफ़ा जाना हुआ, तो वहाँ पे जो वज़ीर और सफ़ीर थे वो भी वहाँ की लोकल गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ आज भी अपने AC और DCs को भी और कमिश्नर्स को भी और बाकी जितनी आपकी शराफिया है उनके लिए इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बाहर से मंगवाते हैं। क्यों? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में भी गाड़ी बनते भी है, कोशिश भी नहीं की जा रही, नहीं की जा, मतलब वो अफसरशाही जो है वो आज भी मौजूद है। तो जब आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे तो आपका उसका बोझ किस पर डालेंगे? अवाम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इनको लोकल प्रोडक्ट्स पे आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अरकान असम्बली हैं उनको बाहर का इंपोर्टेड पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पिए ना मेरे जैसा हम घरों में पीते हैं पानी, या जैसे चले ख़रीद के भी पीते हैं जो यहाँ पे लोकल्स हैं। आपकी मेरा ख्याल अगली खबर भी नाकस पानी वाले प्लांट है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जब तक हम अपने अखराजात को कम नहीं करेंगे, हम महंगाई का रोना रोते रहें, गवर्नमेंट कहती रहे कि जी हम जानबूझकर महंगाई नहीं कर रहे,
आप अपनी सादगी दिखाएं तो अवाम भी सादा हो जाएंगे और सादगी में ही बचत है। बिल्कुल ऐसा ही है। राव साहब आपके भी देखिए मैं थोड़ा इसको डिफरेंट एंगल में इस पर बात करना चाहूँगा। 46 अरब 54 करोड़ का इजाफी बोझ है जो आगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स में आपको, मुझे, हमारे कैमरामैन को, बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को, जिसका शायद किराए पे भी घर हो, और इस जैसे हज़ारों लोगों को, बल्कि लाखों लोगों को वो अदा करना है। अब 1 रुपये 25 पैसे बिजली महंगी, ये कोई एक मरतबा नहीं हुई, ये तवातर के साथ किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई जवाज बनाकर उसको बिजली को महंगा किया जाता है, और है कोई नहीं। अब ये भी इसमें शुनीद कोई नहीं है कि सितंबर के बाद जो ही आपके जो चूँकि कंजम्पशन आपकी कम होगी तो फिर शायद ये कम ही हो, लेकिन बहरहाल वो तो जब भी वो वक्त आएगा, वो कभी वैसे ऐसा हुआ नहीं। बहुत कम मरतबा ऐसा हुआ है कि अगर 4 रुपये कीमत बढ़ाई है फी यूनिट की तो कोई 40 पैसे कम कर दिया है 3 माह बाद या 4, इस तरह का कभी। अच्छा, अब इसमें 46 अरब 54 करोड़ रुपए ये जो अमाउंट है ना, ये आपके यहाँ जो हम 90,000 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी सतह पर, ये उसका अगर आप उनके अखराजात को देखें तो उन 90,000 गाड़ियों में से ये आपको 46 अरब रुपए ये एक पीनट की तरह नजर आएंगे, क्योंकि उनका अनलिमिटेड फ्यूल आप दे रहे हैं, गाड़ियाँ फिर मंगवाई जा रहे हैं। और बदकिस्मती ये है, इससे बड़ी क्या बदकिस्मती हो सकती है कि अगर किसी की 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, जो कि नोटिफाइड सैलरी है कि कम से कम उजरत इतनी मिलनी, उससे भी कम लोगों को मिल रही है, आज भी मिल रही है, तो उसी में वो बेचारा पेट्रोल भी खरीदेगा, वो बिजली का बिल भी देगा, घर का किराया भी देगा, बच्चों की फीस भी देगा, घर के खर्चात भी चलाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो शख्स ब्यूरोक्रेट्स और हर इदारे में बैठे हुए लोग, जिनकी तनख्वाहें 12-12, 15-15 लाख हैं, उनके लिए 12-12 मुलाजिम मौजूद हैं, उनके लिए फ्यूल अनलिमिटेड मौजूद है, टेलीफोन के अखराजात अनलिमिटेड है, बिजली के यूनिट जितने मर्जी वो इस्तेमाल करें, उन पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। तो मेरे ख्याल से अगर सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम वाला काम करें, अपने घर से शुरू करें। सबसे पहले तो जो सरकारी मुलाजमीन जो 4-4 एकड़ के भी बंगले, 4-4 एकड़ के बंगलों में हमारे सरकारी मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं और दर्जनों उनके पास मुलाजमीन हैं, उनके जो अखराजात हैं आपकी सोच से बाहर हैं। अब जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा उनके अखराजात हैं। तो पब्लिक सर्वेंट्स हों, तो यही तो डिफरेंस है। हम प्रीवियस प्रोग्राम में क्या बात कर रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपए का आप डबल कैबिन डाला दे के असिस्टेंट कमिश्नर को कह रहे हैं जरा टमाटर की कीमतें चेक करके आए, क्या उसका ये काम रह गया? तो ये अब तो सारी चीजें अय्या हो चुकी हैं, और बजाय इसके कि ये आप आवाम पर बोझ डालते, अगर आप थोड़ा सा इस पर नजरसानी कर लें, आपकी मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी मेहरबानी है, जो इसके वाटर एंड पार्क के मिनिस्टर हैं, आपकी मेहरबानी है, और नेपरा आपकी भी मेहरबानी है, आपके आगे हाथ जुड़े हुए हैं। अब मजीद सख्त लोगों में नहीं रही बिल की अदायगी की। तो नेपरा का कसूर नहीं है वैसे, आप उसमें और ऑब्वियसली डिसीजन तो नेपरा का एग्जीक्यूट होता है ना जी। नेपरा क्या करे जब आपको बिजली महंगी बनानी पड़े? तो मुझे सीधी सी बात है, जब फ्यूल आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, जब आपकी 46 अरब रुपए आप ये अमाउंट आप पूरी कर सकते हैं, जो फ्री यूनिट, जो हजारों फ्री यूनिट जलवाते हैं, और जो 300 यूनिट जला रहा है बेचारा, उस पे सारा बोझ आप 12-15 लाख की बात करते हैं। लस्को के चीफ की तनख्वाह 65 लाख है। 65 लाख आपके फोरेंसिक लेबोरेटरी के उसकी तनख्वाह देखें कितनी है। इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तनख्वाहें देखें कितनी है। मेरा एक दोस्त है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, प्लेयर है वो, और नाम ही मैं लूंगा, मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था। तो वो कहता है कि आमिर भाई हमारे घर में गर्मियों में एसी बंद नहीं होते। मेरी वालदा कहती कमरा अगर कोई भी नहीं है ना तो बंद। तो मैं कहा यार वो फिर कहता हूँ क्योंकि मैं मुलाजिम हूँ वापडा में, तो इसलिए मेरे यूनिट बच जाते हैं इनकी तरफ। वो ये गुस्से में था कि मेरे यूनिट बच जाते हैं, अभी हमें और एसी लगाने चाहिए। तो मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा यार वॉशरूम्स में भी लगवा लो, जब नहाने के लिए जाओ तो गर्मी लगती है ना, तो आप अपने एसी वहाँ पे। कहता है यार मेरी वालदा तो कहती है किसी कमरे का एसी बंद ही ना करो, तो फिर ये ज्यादती है, चलता रहो। आप कैसे उसका पेरा करेगा, उसका आमिर करेगा, रिदा करेगी, और ये जिस तरह से बात वही बोझ है जो सब पे डाला। और फिर आप उस पर जो गरीब आवाम है, उस पर आप सेनेट के चेयरमैन को कह रहे हैं कि आपको ताहयात अगर आप चले भी जाएंगे
तो 12 मुलाजमीन मिलेंगे, आपके जहाज का सफर आपकी फैमिली समेत फ्री में होएगा। आप अंदाजा लगाएं जरा। आप और उस शख्स की अगर आप योमिया इनकम देखें चेयरमैन सेनेट की, तो आप हैरान होंगे, जो कि करोड़ों रुपए हैं उनकी रजिस्टर्ड जो इनकम टैक्स उनकी जो जमा होती हैं टैक्स रिटर्न्स, उसके मुताबिक भी वो करोड़ों में उनकी योमिया इनकम निकालते हैं और कानकुनी का उनका बिजनेस है। और आप देखिए कि इससे बड़ी अब जुल्म क्या होगा, इससे बड़ा जुल्म हो सकता है, सिस्टम को खत्म इससे बड़ी बेहिसी और क्या हो सकती है कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, लेकिन फिर आप जब ये इसको मुश्किल फैसलों से आप जोड़ा हुआ, आपने बड़े आराम से आप कह देते हैं मुश्किल फैसले, तो मुश्किल फैसले आप भी करें ना। 10-10 गाड़ियों में घूमने की आपको क्या जरूरत है? मुश्किल फैसले होने चाहिए। 10-10 गाड़ियों में 10-10 गाड़ियों में जो सियासी शख्सियात हैं वो घूमती हुई नजर आती हैं, कोई वो भी खुदा का खौफ करें, वो ग्रीन नंबर प्लेट सबको नजर आ जाती हैं। और सरकारी गाड़ियां तो बाहर सैर करने की नहीं है। एग्जैक्टली गिलगित बल्तिस्तान में आप जाएं और जब मेला लगा था, सरकारी गाड़ियां नहीं, आप वहाँ पे आपको सरकारी गाड़ियां आप उसको शाम के टाइम में आप लिबर्टी जाएं, आपको वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां नजर आ जाएंगी ग्रीन नंबर प्लेट वाली, बेगमात शॉपिंग कर रही है सरकारी वसाइल पर, और ये हालात है। बिल्कुल ऐसे ये हालात है, ये हालात इन नियर फ्यूचर ठीक होते नजर तो आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे हमारी आज की टॉप 4 स्टोरीज, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। बताते हैं जी आपको टॉप स्टोरीज क्या हैं। पहली स्टोरी है कि नाकिस पानी वाले प्लांट अब सील किए जाएंगे। मिनरल वाटर के नाम पर मुज़रे सेहत पानी शहरियों के लिए बीमारियों का सबब बन रहा है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन का इलाज मुफ्त होगा। निगरान वजीर आला पंजाब ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की किल्लत बरकरार है। 2 वक्त की रोटी के लिए 10 किलो आटे का थैला मुयस्सर नहीं। रूडा का 2500 एकड़ जमीन पर शानदार इंटरटेनमेंट थीम पार्क की तामीर का प्लान बरतानवी कंपनी के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर लिए गए हैं। तो इन तमाम स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे, विल गो इन डेप्थ ऑफ दीज, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम अपनी टॉप स्टोरीज जो है उनको डिस्कस करेंगे, और पहली जो हमारे पास टॉप स्टोरी है वो है कि नाकिस पानी वाले प्लांट सील किए जा रहे हैं शहर भर में, और मिनरल वाटर के नाम पर मुझे सेहत पानी शहरियों के लिए बीमारियों का सबब बन रहा था, और अब इस पे जो है वो वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। क्या जो है वो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, हम बात करेंगे। आमिर भाई से पहले स्टार्ट करते हैं। आमिर भाई, क्या अब इनकी प्लानिंग होने वाली है इस हवाले से? पता नहीं, मुझे फूड अथॉरिटी काम करती है कि नहीं करती, मुझे इसका कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं है। नजर तो आता है वो वक्तन नहीं वो आती वो बहुत ज़बरदस्त इलाकों में, जो पोश इलाके हैं वहाँ पे वो छापे मारते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फूड अथॉरिटी के डीजी आए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरे इलाके में जितनी दूध की दुकानें हैं वहाँ पे ज़रा जाएं और सारों के एक टेस्ट कर दें। हो गया। फिर उसके बाद PRO साहब आए कि जी हो गया, हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। बात को भी 3 माह से ज़्यादा का हो गया। देखें, पोश इलाकों में कार्रवाइयाँ करके आप उसकी तस्वीरें बनाकर भेज दें। आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी कल ही एक बात हो रही थी, मेरी भी हमारे घर में हमारे एक रिलेटिव थे, वो आए हुए थे, वो मुझे बता रहे थे कि उनके इलाके में जहाँ जहाँ वो पॉइंट्स बने हुए ना, जहाँ पे आप जाके चेक करवा सकते हो, जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो वो हमेशा बंद पाए जाते हैं, वहाँ पे कोई हमला नहीं होता ना, कभी भी नहीं होता। मुझे फूड अथॉरिटी कहाँ काम करती है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। हाँ, वो एक आध गाड़ी रोकेगी, जो कि शहर में हज़ारों की तादाद में दूध वाली गाड़ियाँ आती हैं, उनमें से एक आध रोकेगी, उसका दूध बहाएगी, उसकी एक वीडियो फिट खुद बनाएगी, क्योंकि इन्होंने कोर्ट से एक आर्डर लिया हुआ है कि जो मीडिया को हम साथ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं होएगा जो कि आपका डायरेक्टली आप लोगों को दिखा सकें। एग्जैक्टली। वो जो ये देंगे अब वो जो है वो चलाएंगे। यही ज्यादती है, और ये पानी के साथ भी अब यही होने वाला है। पोश इलाकों में कुछ जगहों पर जाकर कहीं पर शोबाजी हो जाएगी, कहीं पर मुकमुका हो जाएगा, और जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं मतवस्त तबके के, उनके इलाकों में जो पानी है उसको पहली बात तो ये है कि उनको उसी तरह का पानी मिलेगा जो नॉर्मल स्टोर्स पे में पानी मिल रहा है। दूसरी बात इससे ज़्यादा अच्छा ये था कि जो हम ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन से पानी निकालते हैं, ये नेचुरल मिनरल वाटर है, इसके अंदर कोई नया मिनरल शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पाइप्स गंदे हैं, पानी के जो सप्लाई के पाइप्स हैं वो पुराने हैं और सीवरेज लाइंस के साथ बिछे हुए हैं। प्लानिंग इतनी गलत थी,
उसकी वजह से जो पानी है आपको घरों में कभी आपको उसमें स्मेल आएगी, कभी आपको अच्छा, एक और चीज कि पहले क्लोरीन डालते होते थे इस पानी के अंदर, क्लोरीन तो स्पेसिफिक स्मेल होती थी, वो साफ करती थी पानी को। क्लोरीन तो डालते थे टैंकियों में, वाटर टैंक जो बनते हैं, अब क्योंकि मुख मुका के सोसाइटियां बनती हैं, अब वो एक नाम की एक टैंकी छोटी सी बनाते हैं जो 2-4 घरों के लिए होती है, बाकी जो हजारों घर बनते हैं उनको डायरेक्ट ट्यूबवेल का पानी देता है। आपको पता है जब बिजली जाती है तो लोग कहते हैं 10 घंटे से बिजली नहीं, साथ पानी भी नहीं आ रहा, उसकी वजह है कि वाटर टैंक नहीं है वहाँ पे। अच्छा, डायरेक्ट जमीन से पानी निकाला, उसको कितनी गहराई में बोर किया, और राव साहब इसको बेहतर बताएंगे। मैं राव साहब से अक्सर इस बात पर मशवरे से मुराद है, इनसे पूछा करता हूँ। अब उसका वाटर टेबल चूंकि बहुत नीचे चला गया, नहीं पीने का साफ पानी का टेबल नीचे चला गया, वाटर टेबल नीचे इस तरह से नहीं गया है। आज भी पानी आप जमीन को खोदे तो 100-150 फुट में पानी निकल आएगा। गंदा पानी है वो, गंदा पानी, पानी आहिस्ता आहिस्ता साफ होता, मिनरल्स बनाता हुआ नीचे जमीन में जा रहा होता है। उसके लिए अगर पीने का पानी आपको निकालना है तो आमिर भाई उसके लिए आपको अब जो आखिरी लाहौर शहर में ट्यूबवेल इन्होंने लगाए हैं, जो उसके जायका के थ्रू 105 गालिबन ट्यूबवेल लगे हैं, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, तो मुख्तलिफ एरिया में लगे हैं, और वो भी 900 से 1100 फीट तक नीचे गए हैं। यानी ये लेवल आ गया है कि पानी का जो 400 पे आपको पीने का पानी मुयस्सर था, अब वो 900 पे चला गया, समझ लें आप 1100 पे चला, सही 1100 पे चला गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके शहर के करीब कोई वाटर रिजर्वोयर है ही नहीं, जो आपका वाटर टेबल इनके जो कीमती पानी बारिश का है हम वो भी सीवरेज के ज़रिए बहा देते हैं, सारा वो भी ज़ाया हो जाता है, और उसको भी उससे भी नहीं हो सकते। बहरहाल वो तो एक अलग बहस है, लेकिन ये जो नाकस पानी का इस्तेमाल है ना, ये 625 इब्तदाई तौर पर सैंपल्स दिए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने। मैं समझता हूँ कि ये वो काम था जो सबसे पहले दूध और पानी को लाहौर शहर में इसको इंश्योर करना कि ये शहरियों तक सही पहुँचे, चाहे कंपनीज की तादाद जो है वो जितनी भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी एटलीस्ट सही पहुंचे। तो 625 की बजाय मेरे ख्याल से ये सैंपल्स कम लिए। अगर आप लारी अड्डा में जाएं तो आपको 6000 कंपनियां नजर आ जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है जितनी भी कंपनी है ये सर्टिफाइड है? ये सर्टिफाइड नहीं, घरों में ये सब आपका, मेरा, आमिर भाई का, हमारे कैमरामैन का, ये जिसका दिल चाह रहा है उसने यूनिट लगाया और बोतलें भर के उसने बेचना इसके लिए। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या सजा मुख्तसर है? अगर आपने नेम के मिलते जुलते नामों के साथ सजाएं बेसिकली हमने इस मुल्क में ना जुर्मानों के नाम पे हमने सजाओं का तयन किया हुआ है, और जुर्मानों की हालत ये है कि अगर आपने किसी को ये नाकस पानी पर जुर्माना किया है 25,000, तो वो अगले 25 मिनट में उसने पूरा भी कर लेना है। और 3 रुपए का पानी अगर वो 60 रुपए का बेच रहा है तो उसको क्या मसला है 25-30,000 या 50,000 रुपया? आपने मजे की बात की, मैं छोटी सी एक बात आपकी सिर्फ कर, मेरे ना रोड के ऊपर ना वो था शवारमे वाला ना, उसका शवारमे वाला उठा के ले गए उन्होंने, वाकई बड़ा शवारमा लिखा हुआ, ओके बड़ा शवारमा। अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा वो उठा के ले गए, तेरी तो दुकानदारी गई। कहता नहीं बहू जी, जाके 500 रुपए की पर्ची कटानी है, वापस आ जाना, सिर्फ लै गए ने लियान का किराया पैना, और 2500 रुपए में वो दुकान दोबारा वहाँ बन दोबारा है। अच्छा, आप उसको ना डिस्ट्रॉय करते हैं ना हटाते हैं, आप सिर्फ उसके से 500 रुपया कमाते हैं। के बगैर कोई सीधा नहीं होगा इसमें। देखिए, नहीं, जुर्माने किसी भी मामले का, अब इसमें पानी का मामला, ये बड़ा संजीदा इशू है। पानी से तमाम तर जो बीमारियों का जो फैलाव है, अभी रिसेंटली नेगलेरिया की बात हुई, सब कुछ पानी की वजह से। लेकिन अब देर की है फूड अथॉरिटी ने, लेकिन इसको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएं। एक फहरिस्त जारी करें कि शहरी इन कंपनियों के पानी जो है, इन कंपनीज के जो पानी है, इन कंपनीज के पानी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो कंपनियां थी, ये वो सफेद आती थे जो सिर्फ माल बना रहे हैं। अब इस पे जो कॉस्ट आती है ना, मैक्सिमम 3 से 5 रुपए आती है, लेकिन ये पानी की बोतल, ये पानी की बोतल लेंगे और छोड़ देंगे, दोबारा से वो प्लांट चलने लग जाएंगे। 600 ml की आपको जो बोतल है मार्केट में वो मिल रही है 60 रुपए की या 75 रुपए की। बल्कि जो बड़े ब्रांड्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो तो माशाल्लाह जाने दे, जितने मर्जी छोड़े। आप ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, मैं ब्रांड्स की बात नहीं करता। कि पानी के हवाले से इन्होंने जो 625 सैंपल्स दिए हैं ये ना काफ़ी हैं,
इसके 6000 से ज्यादा सैंपल्स बनेंगे, जितनी कंपनीज हम देखते हैं, जहां आप जाएंगे आपको डिफरेंट वो नजर आएगा। हम मिक्स करके बोतल वाटर को और जो गली मोहल्ले में आपके आरओ प्लांट्स वाली दुकानें खुली हुई हैं उनको देखें। आम आदमी का मसला वो बोतल वाला पानी नहीं है, क्योंकि वो पीता नहीं है वो पानी, वो तो आरओ प्लांट से लेता है। वो उसने 19 लीटर की जो बोतल लेनी है वो किसी कंपनी की नहीं लेता। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आप अमीर आदमी, हमारे घरों में हमने लगवाई होती है बोतलें। आप ये बात ना करें। आप जब भी आम आदमी ट्रैवल करेगा तो क्या पिएगा? मुझे बताएं, जब ट्रैवल करेगा तो फिर क्या पिएगा? लेकिन घरों में जो ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है वो आपके गली मोहल्ले की दुकानों से इस्तेमाल होता है। वहाँ पे कोई चेक नहीं है। वहाँ पे ना कोई आके चेक करता है कि उसका फिल्टर कब बदला गया था, ना उसमें मिनरल्स कितने शामिल किए जाते हैं। वो नेस्ले की बोतल होती है, वही आप दे के भेजते हो, किसी कंपनी की बोतल वापस आ जाती है, वो बोतल भर के वापस आ जाती है। नाज़रीन को और सबसे बड़ा मसला ये है, एक जरूर बता दें, अब इस प्लेटफॉर्म से हम बैठे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज की जो बोतल्स हैं वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, तो ढक्कन उतारें और हल्का सा उसको पंच करें, बोतल के अंदर डाल दें। कम से कम वो बोतल दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी, उसमें से ढक्कन नहीं निकल पाएगा। और इंडिया जी। और ये सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुआ है। वहाँ पे ये करें, ट्रेनों के अंदर भी इवन और हर जगह पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लिखा हुआ पाया जाता है कि जब आप पानी की बोतल इस्तेमाल करें तो उसको दबा के उसको फेंक दें ताकि दोबारा यूज ना हो सके। अच्छा, दबाने ये अवेयरनेस यहाँ पे नहीं खुलाते तो खराब हो जाती है, बोतल खराब हो जाती है, उसका वो यूज नहीं हो सकती। वैसे तो प्लास्टिक की बोतल ही खराब है। अच्छा, यानी इसके अंदर जो केमिकल्स पैदा होते हैं, आपने देखा धूप में रखे होते हैं इन्होंने वाटर के कंटेनर्स और प्लास्टिक की बोतल के अंदर। इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी से हटके फूड अथॉरिटी की जो दूसरी जिम्मेदारी है ना, वो दूध के हवाले से है। और दूध जितना इस शहर में आ रहा है, यानी फ्यूल फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल पंप्स पे तो हमने देखा था कि 1,25,000 लीटर का जो कंटेनर है वो फ्यूल उतार रहा है, लेकिन यहाँ पे दुकानों में भी उतार रहा है। और दुकानों के बाहर वो बड़े बड़े टैंक जो है वो लगे हुए। और इतना दूध, जितना दूध लाहौर शहर में आता है, आजकल बड़ी फ्रेंचाइजीज खुली हुई हैं, सिर्फ एक फ्रेंचाइज का इतना दूध फरोख्त कर रही है शहर में, इतना लाहौर डिवीजन की जो सारे जो कैटल हेड्स हैं जो आप मिला लें तो इतना दूध नहीं बनता। कि एक डॉक्टर से मशवरा किया कि ये बीमारियां जो मुझे लग रही है इसकी वजह क्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि दूध पीना छोड़ दो। हाँ, ये बात सही है। और अब डॉक्टर मना करते हैं, ये जो मसले हो रहे हैं ये दूध की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल है। एग्जैक्टली, और केमिकल मिला दूध। ये फूड अथॉरिटी का क्या इशू है? फूड अथॉरिटी का अपना एक पैरामीटर है जिसके तहत फूड अथॉरिटी चेक करेगी कि इसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हैं तो वो चला जाएगा। वो भी बड़े तेज हो गए जो लेके आते हैं शहर से। और ये अगर यूं ही आप ये ठोकर क्रॉस करेंगे और सुंदर से आगे जाएंगे तो आपको खुश्क दूध की दुकानें मिलेंगी। जो गाड़ियां दूध लेकर आती हैं शहर में, वो वापस जब जाती हैं तो वो वहां से खुश्क दूध लेती हैं और फिर खुश्क दूध का वापस अपने अपने डेरों पे दूध बनाकर, और वो इतना दूध इस तरह से दूध आ रहा है। और खुदारा लोहे की भैंस, ये बड़ा, और उसके अंदर केमिकल, ये एग्जैक्टली केमिकल नहीं और भी बहुत कुछ है। बस अल्लाह माफ करे, बस आप छोड़ दें इस बात को कि हम जो कुछ दूध के साथ हो रहा है ना, कहते हैं अल्लाह ताला का ये नूर है, और इसके साथ जितना जुल्म हो रहा है ये आपकी सोच से बाहर है। हो सकते हैं और इसके लिए फूड अथॉरिटी को जरा अपनी बेल्ट टाइट करना होंगी और कंटिन्यूअसली करना पड़ेंगे। यही नहीं कि एक कैंपेन शुरू करें और वहीं पे वो खत्म हो जाए। फूड अथॉरिटी खुले दूध की पीछे पड़ जाती है, जिसमें हालांकि सिर्फ पानी होता है और कोई चीज नहीं, केमिकल उसमें होते। छोड़ दें, ये जो आप खुश्क दूध का बता रहे हैं ये डब्बों में पैक नहीं होता। नहीं, ये थोड़ा बड़ा होता है, ईरान से स्मगल होकर आता है, ईरान के बच्चों के लिए आता है दूध। वो इंसानों के लिए दूध नहीं है जिसको ये खुश्क दूध बोल रहे हैं ना, ये खुश्क दूध है ही नहीं। ये केमिकल्स का एक मजमुआ है जिसको बेचा जाता है। और ये जो खुला दूध है, ये मिस्री शाह में सारे गोदाम है। फूड अथॉरिटी डीजी साहब मिस्री शाह जाएं और इन दुकानों को पकड़ें जो ये धंधा कर रहे हैं और ये सारा बराह रास्त लोगों की जानों से खेल रहे हैं। बिल्कुल रिक्वेस्ट ही, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अपनी नेक्स्ट स्टोरी के हवाले से और एक बार फिर से मैं रुख करूंगी, आमिर भाई हमारे साथ हैं। आमिर भाई, ये जो अगली खबर है वो ये है कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन का अब इलाज जो है वो मुफ्त होगा और मंजूरी दे चुके हैं वज़ीर आला साहब, तो क्या कहेंगे इस पर? बड़ी अच्छी खबर है, और ख़ासकर घरेलू मुलाजमीन। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं कि क्या घरेलू मुलाजमीन को रजिस्टर करने का कोई प्रोग्राम दिया गया है?
कैसे पता चलेगा कि ये घरेलू मुलाजिम है या नहीं है? और बाकी वो जो कार्ड जारी करने हमारे यहाँ लाहौर में, मैं तो सीधी सी बात करनी चाहिए कि कुछ है फिल वक्ती मुलाजिम, आए सफाई वाली आई, काम वाली आई, उसने काम किया अपना और चली गई, वो तो घरेलू मुलाजिम में शुमार नहीं है। जो मुस्तकिल हैं उनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। पहले तो वो चाइल्ड लेबर में आते हैं। आपने क्या आप मालकान से मुलाजमीन की डिटेल लेकर उसको रजिस्टर किया? सिर्फ एक थाने का एक नोटिफिकेशन हुआ था कि जी अपने मुलाजमीन को थानों में, जब ये वारदातें ज़्यादा हुई ना, तो जी आप अपने मुलाजिम को शनाख्ती कार्ड देकर वो थाने में रजिस्टर करवा लें। उसके अलावा मुझे बताएं क्या कोई पैरामीटर है, कैसे पता चलेगा कि ये घरेलू मुलाजिम है, वेरीफाइड है कि नहीं है? इसके लिए तो बिल्कुल पहले तो सबसे पहले जो मालकान हैं उन मुलाजमीन के, वो जिम्मेदार हैं उसके इलाज मुआवजे का। उसका कोई कानून है? कोई भी नहीं है। फिर आप उसको कैसे जाके, वो अगर जाएगा मुलाजिम खुद से जाएगा तो वो कैसे साबित करेगा कि मैं घरेलू मुलाजिम हूँ? वो तो कोई भी जाके कह देगा। देखें, आपके पास जब तक इसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा इकदाम है और ये मिलना भी चाहिए उनको, इलाज मुआवजा सबका हक है। पूरे तमाम शहरी, सिर्फ घरेलू मुलाजमीन का क्या, तमाम मुलाजमीन का और तमाम शहरियों का हक है, ये उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ घरेलू मुलाजमीन को शामिल किया गया है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? क्या आप मालकन को कहेंगे कि आएँ और सोशल सिक्योरिटी में अपने घरेलू मुलाजमीन को रजिस्टर कराएं? मुझे 20 करोड़ की ग्रांट दी गई है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। वो ग्रांट कहाँ जाएगी? ग्रांट तो चले इस्तेमाल हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ इस्तेमाल हो जाएगी, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होगी ना, इन्हीं हॉस्पिटल को जाएगी। वो ग्रांट को पैसा थोड़ी है कि जाके किसी एमएस को पैसा करा दिया जाएगा। उसकी अद्वियात हैं, उसका सिस्टम है, उसके ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसके अखराजात हैं, वो है। देखें, असल बात यह है कि इस पूरी खबर के अंदर मुझे तो कहीं ये नहीं मिला कि घरेलू मुलाजिम को रजिस्टर करने के लिए कोई जगह जो है मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म। वो जाए, मालिक जाए, अगर लेट से मेरे घर में ड्राइवर है, मुस्तकिल रहता है मेरे साथ, तो मुझे जाकर रजिस्टर कराना चाहिए ना उसको कि ये जी सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करेंगे, मेरे पास घरेलू मुलाजिम है। अच्छा, हेल्थ और जब वो चला जाए तो मुझे वहाँ से जाकर कैंसिल कराना चाहिए कि मेरे से चला गया। इस तरह का सिस्टम डेवलप किए बगैर, खबर अच्छी है। और देखिए, घरेलू मुलाजमीन बेचारों को कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तो बच्चों को इस बेदर्दी से मारा और पीटा जाता है, कभी जान चली जाती है। आए रोज खबरें आती है इस तरह की। लेकिन वो वाकयात है जो हम सुन रहे हैं, चाइल्ड लेबर भी है, जो सामने आ जाते हैं, छोटी बच्चियों को लाकर उनके साथ जो सलूक किया जाता है, वो दरिंदे भी शायद ना करें उनके साथ। अच्छा, ये जो सलूक यहाँ पे अगर आप होम बेस्ड वर्कर्स की बात करें, चीफ मिनिस्टर तो ये पैगाम दे चुके हैं कि जितना अरसा उनको अल्लाह ने मौका दिया है, हस्पतालों की हालत ज़ार हो या आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, वो हर उन इकदामात की सपोर्ट करेंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलता है। और तो ये बड़ा होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से बहुत सारी NGOs ऑलरेडी काम कर रही हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन एक बड़ा मसला है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, डेटा नहीं होगा, किस तरह से मुमकिन है कि उनको तिब्बी सहूलियात जो है वो पहुंचाई जा सकें। तो सबसे पहला बुनियादी जो काम है वो है ये कि इनकी रजिस्ट्रेशन हो, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर इनको ये फैसिलिटी दी जाए। बहुत ऐसा इकदाम है कि इनको फैसिलिटी मिलने जा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है, क्या वो ऑलरेडी जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, क्या उनको तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं? ये नौबत इसलिए आई है कि चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली जब विज़िट किया तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे वहाँ पर, और उन इश्यूज़ को उन्होंने एड्रेस करने के लिए जो ग्रांट की आप बात कर रही हैं, ग्रांट की भी अप्रूवल दी है। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन एक मसला है। अच्छा, ये डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या डिजिटल कार्ड कैसे काम? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड होंगे तो उसके बाद फिर होंगे। लेकिन अगर आपने ये होम बेस्ड वर्कर्स के साथ जो जालिमाना सलूक है ना, ये अगर आपने देखना तो आप 1 घंटे के लिए सिर्फ लिबर्टी मार्केट जाएं तो बेगमात के पीछे वो बच्चे उठाए जो घरेलू वर्कर्स हैं, वो आपको नजर आएंगे, वो कॉर्नर में बिठाया होता है या गाड़ी में। एग्जैक्टली, चाइल्ड लेबर है ये खवातीन जो, और इस पे, और ये वो उन लोगों की बेगमात होती हैं जो खुद कानून बनाते हैं, जो होम बेस्ड वर्कर्स की बात कर रहे होते हैं, जो उसमें ताजर बरादरी भी शामिल, आप जैसे सब लोग, आप जैसे लोग, हमारे के पास कहाँ है? नहीं, हमारे अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में सारे काम हम खुद करते हैं। सभी हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में हर काम हमारे खुद करते हैं। हमारे इस तरह के मुलाजिम नहीं, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, सब हम लोग। बात इसकी सही, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप निकले तो आपको नजर आए कि किस तरह से उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। चले जाएं, वहाँ पे इतने बच्चे होते हैं, काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको डांट रहे होते हैं। इसके कानून पर सख्ती से अमल कराया कि आप फिर घरेलू मुलाजिम
आप इस पे बहुत अडल्ट होएगा, वो बच्चा होएगा तो वो रजिस्टर ही कोई नहीं कराएगा, क्योंकि वो रजिस्टर कराएगा तो मारा जाएगा। असल मसला तो उन बच्चों का है जिनको घरेलू मुलाजम के तौर पे खरीदा और फरोख्त किया जाता है, ठेकेदार हैं लाहौर के अंदर। आप मुझे बताएं लाहौर में कौन सा ऐसा अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास के लोग हैं जिनके घरों में ये बच्चे मुलाजिम नहीं हैं? वो बेचारे हर काम करते हैं और हर तरह चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क का, ये बहुत बड़ा इशू है। बच्चे जब स्कूल से भी जो है वो करना, बच्चे जब स्कूल से बाहर होंगे तो जाहिर है वो फिर इसी तरह से अपने रोजगार। अच्छा, हम सब ने मेरे ख्याल से लाइफ में ऐसा किया जरूर होगा, जब हम कहीं बाहर जाते हैं कोई बच्चा हमें इस तरह नजर आता है, मुझसे पूछते हैं कि स्कूल जाने का दिल करता है, ये हम पूछते हैं और बच्चे कहते हैं हाँ पढ़ने का दिल करता है मेरा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं मना फरमाया, जिसके पास जो चीज नहीं है उसके बारे में पूछे तो आप पूछते हो कि क्या वजह है, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा, किस वजह से काम कर रहे हो? छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि रात ही मैं लिबर्टी में एक बच्चा वो पटाखे बेच रहा था, तो उसके साथ उसकी ना लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, उर्दू बड़े अच्छे अंदाज में बोला था और रहने वाला वो बदामी बाग एरिया का था। तो मैंने कहा मैं कितने पैसे कमाते हो? कहते जी ये पटाखे बेचता है और 1000-1200 एक डब्बा अगर बिके तो वो। मैं उसको ये तजवीज़ दे रहा था कि आप बेटा अगर आपका लिंग्विस्टिक इशू नहीं है तो आप कोई ना कोई हुनर सीखो जो आपकी ज़िंदगी में काम आए। तो वही ना, हम मशवरे देते हैं लाजमी में, छोटे-छोटे बच्चे मासूम लगते हैं, प्यार आता है उन पे कि क्यों ये सड़कों पे रुल रहे हैं। और मतलब घरों के जो हालात हैं वो ऑलरेडी हैं, जो रियासत जिसको कि माँ के जैसा होना चाहिए वो है नहीं, और फलाही स्टेट हम नारों में, वादों में, मंशूरों में सुनते आए, लेकिन बदकिस्मती से फलाही स्टेट ये नहीं बन सकती। ये मसाइल नहीं खत्म होंगे जब तक जो रूल्स हैं वो सख्त नहीं होंगे। अल्लाह करे कि हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, बिल्कुल दुआ ये। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ज़्यादा हमने बातें करनी थी और दी, लेकिन टाइम कम रह गया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। आयदा आगाज़ करते हैं और अभी आपको बताते हैं कि ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान में खासकर लाहौर में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत क्राउडेड है, और अगर आप सड़कों पर निकलते हैं एक के बाद एक आपको ऐसा मसला नज़र आता है। अगर आप रोड्स की हालत देख लें, फिर आप जो क्राउड की वजह से लोगों को पता ही नहीं है लेन लाइन में कैसे रहना है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, फिर सीट बेल्ट नहीं लगाते, फिर फ़ोन सुनते हुए जा रहे होते हैं। पैदल चलने वालों को नहीं पता कि कैसे सड़क पार करनी है, गाड़ी आ रही है वो अपनी बात में फ़ोन में मगन है और वो चल रहे हैं, कोई पता नहीं इधर देखना उधर देखना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, इशारों पे रुकना नहीं है, सिग्नल तोड़ना, इतने मसाइल। और ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तमाम मसाइल में किस कदर मुश्किल होगी और किस तरह से हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, देख रही है, बेहतर करने की दिन रात कोशिश कर रही है। इसके लिए जो जिम्मेदारी आजकल है वो है, हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त जो कि इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभा रहे हैं। CTO हमारे साथ हैं आज, मुस्तनसर फिरोज साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि एक आम आदमी जिस सड़क पे इतने क्राउड है और किस तरह से वो जाता है और एक ही टाइम के ऊपर उस सेकंड के अंदर वो कितनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा होता है, ना उसको लेन लाइन का पता है, ना उसको पता है कि मैंने सीट बेल्ट लगानी है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ से मैं बात का स्टार्ट करूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और ट्रैफिक का पर्सपेक्टिव यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है कि लाहौर शहर की ट्रैफिक को मैं मैनेज करूँ। ये बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मुझसे पहले बड़े अजीम लोग अहमद मुबीन शहीद जैसे कमांड करके जा चुके हैं। लाहौर में ट्रैफिक के चैलेंजेस बेताशा हैं बिलाशुबा। सबसे पहली बात तो ये कि आप ये जान के हैरान होगी कि लाहौर में जो ट्रैफिक पॉपुलेशन है वो 7.3 मिलियन है। 73 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हैं जो लाहौर की सड़कों पे हर वक्त रवाना रहती हैं, और इसके अलावा तकरीबन अराउंड 4 मिलियन गाड़ियाँ ऐसी हैं या मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो कि करीबी अजला से रोज़ाना लाहौर में दाखिल होते हैं और फिर वापस जाते हैं डिफरेंट कामों से। तो ये एक आर्डुअस चैलेंज है इस तमाम को मैनेज करना। इसके साथ साथ ट्रैफिक के पूरी दुनिया में जो एनफोर्समेंट के 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले ट्रैफिक एजुकेशन है जिसकी आप बात कर रही थी कि लोगों में ट्रैफिक की सेंस होनी चाहिए, है ही नहीं है। फिर इंजीनियरिंग है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल हो कि उस ट्रैफिक के लोड को बर्दाश्त कर सके, और सबसे आखिर पे एनफोर्समेंट है। हमारे अनफॉर्चुनेटली
जो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है वो उसके ऊपर ही तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ला दी जाती है, जबकि जो पहली दो चीज़ें हैं वो मिसिंग, ऑलमोस्ट मिसिंग लिंक है। ऑल्दो कि हमारे साथ LDA काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे रोड इंजीनियरिंग हो रही है, अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स की रिपेयर हो रही है, लेकिन ये जो ट्रैफिक एजुकेशन वाला कंपोनेंट है ये एक मिसिंग लिंक है जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी आपकी एक नई पॉलिसी सामने आई है, नो हेलमेट नो पेट्रोल, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है आज का, क्योंकि आप बहुत वक्तन फ़वक्तन कैंपेन्स जो हैं वो शुरू करते रहते हैं, सीट बेल्ट के हवाले से, फ़ोन्स के हवाले से, तो ये जो एक नई कैंपेन आपने स्टार्ट की है, ये ना सिर्फ आप इसमें ज़िम्मेदार हैं बल्कि आपने दूसरे इदारों को भी इसमें शामिल किया है कि अगर कोई हेलमेट के बगैर जा रहा है मोटरसाइकिल सवार तो उसको पेट्रोल नहीं देना। तो वो दूसरे इदारे किस तरह से आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कितना आपके साथ ताउन कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो इसकी वजह जानना ज़रूरी है कि ये हमने क्यों किया। पिछले साल 2022 में 484 लोग, 484 लोग जो है वो लाहौर की सड़कों पे मुख्तलिफ हादसात में मारे गए, जबकि लाहौर शहर में जो क्राइम हुआ, जो मर्डर की तादाद थी वो 479 थी। इसका मतलब है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है लाहौर सिटी में। और अगर हम सारे एफर्ट करके कोई एक भी जान बचाते हैं तो जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसने एक इंसान को जान बचाई उसने पूरी इंसान को बचाया, ये हमारा पर्पज़ है। इन 484 में 74% बाइक राइडर्स थे और जो उनकी डेथ्स हुई 67% केसेस में वो हेड इंजरी की वजह से डेथ हुई, क्योंकि हेड इंजरी फेटल होती है, ब्रेन डैमेज होता है, उसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। वही ना, अगर जैसे मोटरसाइकिल सवार होते हैं कहते हैं हम पे ही सारे चालान क्यों किए जाते हैं, हम ही क्यों निशाना बनते हैं, गाड़ी वालों को क्यों नहीं चालान? इनके चालान इसलिए ज़्यादा किए जा रहे हैं कि ये ट्रैफिक एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए चालान किए जा रहे हैं। 74% ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो बाइक राइडर्स के होते हैं और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है वो बाइक राइडर्स की कॉज होती हैं। इस डेथ को रोकने के लिए हमने ये पॉलिसी अपनाई और उसमें हमने मल्टीपल काम किए। नंबर 1 तो हमने ये किया कि हमने अपनी ट्रैफिक एनफोर्समेंट को ज़रा बेहतर बनाया, रोड पे प्रेजेंस को बेहतर बनाया, रोड पे स्पेशल चेक पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए, जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा थे उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी पिकटिंग की ताकि वहाँ पे हादसा को रोका जा सके। इसके साथ साथ हमने DC साहब को रिक्वेस्ट की कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन को ये डायरेक्शन दे कि जो बाइक राइडर विदाउट हेलमेट है उसको पेट्रोल ना दिया जाए। कल से ये मुहिम नाफिज हुई है? जी, कल से ये नाफिज हुई है। इसके अलावा हमने लाहौर पार्किंग कंपनी को रिक्वेस्ट की कि लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो पार्किंग स्पेस ना दे ऐसे बाइक राइडर्स को जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। हमने कैंटोनमेंट अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की कि कैंट में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल का दाखिला मना कर दिया जाए। इस सारी जो कैंपेन है पिछले 7 दिनों में 86,000 चालान, 86,000 चालान किए गए बाइक्स, सिर्फ कल जो है 18,000 चालान किए गए। हमारा पर्पज़ कोई नंबर गेम नहीं है, हमारा पर्पज़ कोई लोगों को तंग करना नहीं है, कोई उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाना नहीं है, हमारा मकसद उनकी जान बचाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक हेलमेट जिसकी कीमत 1500 से 2000 रुपये है वो एक्सीडेंट की सूरत में आपकी जान बचा सकता है। और आपको जान की बड़ी खुशी होगी कि मैं अभी आते हुए स्टैट्स चेक कर रहा था, पिछले साल पहले 6 महीनों में 6 मंथ्स में 269 लोग 269 लोग जो है वो साथ में अपनी जान से गए, जबकि इस साल ये तादाद का मौके 190 तक पहुँच गई है। इसका मतलब है कि जो भी हमने एफर्ट की, बाकी इदारों ने एफर्ट की, उसके सिलसिले में एटलीस्ट 70 लोग जो है उनकी डेथ बिला मुकाबला कम हुई, दे वर सेव्ड। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम सब मिलके एक भी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये स्लो एंड ग्रेजुअली, लेकिन प्रोसेस काफी स्लो है, लेकिन होगा इंशाल्लाह। और ये लोगों में इनकलकेट करने की जरूरत है कि देखिए अब अगर पेरेंट्स जो है, हर मोटरसाइकिल राइडर अपने घर से निकलता है, फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझाएं कि भैया अपना हेलमेट पहन के जाओ। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कम उम्र बच्चों को बाइक ना दे। अगर बाइक राइडर्स, एक बाइक जिसकी कैपेसिटी 2 लोगों की है वहाँ पे 5 लोग बैठे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जगह कोई रक्षा या कोई और सवारी हायर कर। अच्छा, आई इंटरप्ट यू हियर, यहाँ पे अच्छा मैं सोचती हूँ कि ठीक है, फाइन, ओके, हेलमेट्स आर नेसेसरी, लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है साइड मिरर्स। जब हम बाइक्स जा रही होती है उनको पता ही नहीं होता, हम पीछे हॉर्न दे रहे होते हैं, वो ऐसे मुड़ के देख रहे होते हैं, आगे बाइक चल रही होती है, फिर इधर देख रहे हैं कि कहाँ पे मुड़ना है, क्या करना है। तो वो साइड मिरर्स, उसके हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है, कुछ प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, वो भी इसी के साथ में हम फोर्स उसको कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लगाना या जिसको इन्फोर्स करना हम समझते हैं कि हमारी हद की इज्जत हो रही है। जैसे बाइक राइडर जो है वो हेलमेट को टैंकी पे रख लेता है, बाजू पे पहन लेता है, मडगार्ड पे रख लेता है, लेकिन सर पे नहीं रखता। उसकी मुख्तलिफ तौजीहात वो बयान करते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो ऐसी ऐसी स्टूपिड रीजन होती हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली मजाक के इसी तरह साइड मिरर लगाना जो है वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी हद तक हो जाएगी या कोई उनकी खिलाफवर्जी हो जाएगी। और सबसे पहला काम जो करते हैं जब मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो साइड मिरर को उतार देते हैं
जबकि बड़ा वो एसेंशियल एलिमेंट है, हम उसको भी साथ इंशाल्लाह एनफोर्स करेंगे। और इस सारी एक्सरसाइज का मकसद, जैसे मैंने कहा, कि हमारा मकसद कोई चालान करना नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नंबर्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मनी दैट्स बीइंग जनरेटेड, वी आर इंटरेस्टेड इन सेविंग लाइव्स। अगर हम जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो दैट आई थिंक आवर पर्पस विल बी अचीव्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जब आप सड़क पर जा रहे हो तो सुबह सुबह जैसे कोई दफ्तर के लिए निकलता है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसको सुबह सुबह चालान हो गया, तो वहीं से वो दफ्तर से बेचारा, जाहिर सी बात है वो हेलमेट नहीं है उसके पास, उसी तरह वापस आएगा तो दोबारा से भी उसको चालान होता है एक दिन में, जहाँ से वो गुजरेगा उसको चालान होता जाएगा। इसका कोई मैकेनिज्म होता है? जैसे देखिए अब ई चालान का सिस्टम है तो वो चालान मौके पे पे कर देता है। एक दफा हो गया दिन में तो दोबारा उसी चीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। देखिए बात तो ये है कि एक वायलेशन वो कर रहा है और अपनी जान खतरे में डाल रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई डबल जिपड़ी है इसमें कि एक दफ़ा वो उसने अगर चालान किया है तो डेफिनेटली विद इन 15-30 मिनट जहाँ पे वो उसने ट्रैवल डेस्टिनेशन पे पहुँचना है वहाँ तक उसका चालान हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर सुबह वो चालान करवा के शाम को फिर हेलमेट ही पहनता है तो डेफिनेटली उसका चालान होना चाहिए। अच्छा, आपने ये जो एक नई मुहिम शुरू की है जिसका निफाज कल से हो चुका है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं शहर में, कोई अहम शाहराहें हैं जो कि आपने मुख्तस की हुई हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे, या ओवरऑल शहर में ये एक चीज़ चल रही है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, ये हर जगह है? देखिए नो हेलमेट नो फ्यूल की तो कैंपेन पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। अच्छा। इसके अलावा हमने शहर में तकरीबन 200 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स की रेशो भी ज़्यादा थी और जो मेन आर्टरीज थी, कि देखें जैसे कैनाल है या माल है या फिरोजपुर रोड है, वो मेन आर्टरीज हैं जहाँ पे शहर में लोगों ने कहीं से भी ट्रैवल करना हो तो उस रोड पे ज़रूर आते हैं। तो उस पर हमारी चेक पॉइंट, हमारी प्रेजेंस बाकी सड़कों की निस्बत ज़्यादा है। पर्पज़ ये है कि जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते थे, एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, एनफोर्समेंट को मैक्सिमाइज़ किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो हेलमेट पहने। हर गली में, हर चौक पे तो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी भी एक लिमिटेशंस हैं। सबसे जो बेसिक चीज़ है जब इंसान के अंदर वही नहीं होगी, जब हमारी आवाम है उनके अंदर कि एक जो अवेयरनेस है कि कवानीन हैं क्या जिनको उन्होंने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक नॉर्मल बाइक राइडर देखते हो, उसको नहीं पता कि ये लेन मेरी एक्सट्रीम लेफ्ट इज़ माई लेन, ही डजंट नो इट, वाई? बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए जो बेसिक लेवल पे किस तरह आवाम को अवेयर करना है, इस पर भी कोई काम किया जा रहा है? देखिए आपके इल्म में होगा कि रिसेंट पास्ट में जो कैनाल रोड है और माल रोड है उस पर लेफ्ट मोस्ट लेन पे ग्रीन कलर करके उसके ऊपर बस एंड बाइक लेन की मार्किंग की गई थी। ये स्पेसिफिकली लोगों के एजुकेशन के लिए था। इसके अलावा हमारे जो सेफ सिटी के अवेयरनेस जो थे वो स्लाइड्स थी, वहाँ पे भी ये चलाया जाता था। हमारे जो चौकों में लोग लगे हुए हैं ड्यूटी पे, वो जब ट्रैफिक रुकती है तो लोगों को एजुकेट करते हैं बाकायदा इस बारे में कि आपकी लेफ्ट मोस्ट लेन में आपने ट्रेवल करना है। इसके अलावा पैनफ्लेक्सिस के जरिए स्कूलों में जब, क्योंकि ट्रैफिक मतलब सब ने ही ट्रैवल करना है, सड़क पे आना ही आना है, तो ये एक स्कूल लेवल पे ही एक चीज़ शुरू हो जानी चाहिए। जो ट्रैफिक कवानीन है, कोई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि जब बच्चा एक स्कूल में है और वो बेसिक एजुकेशन ले रहा है तो ये उसका एक पार्ट होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। ये पहले सजेस्ट किया गया है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। वो एक प्रपोज्ड करिकुलम भी बना के भेजा गया है, इंशाल्लाह ताला हम उसको दोबारा पुश करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि देखें दिस इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी मैटर, ये बड़ा सीरियस इशू है विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ लाइफ। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो सबसे हाई है। मैंने आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताया लाहौर के कि 2022 में 484 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए, जबकि 479 मर्डर हुए। जो क्राइम जिसको बड़ा हीनियस समझते हैं, मर्डर पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनती हैं, बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है, जबकि ट्रैफिक हादसा साइलेंटली गुजर जाता है। वो कहते हैं जी अल्लाह ताला की रज़ा से ऐसे ही, और उसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो हम खुद होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उसको डाटा को एनालाइज करके उस एक्सीडेंट को दोबारा रेकर होने से रोका जा सकता है। उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके उसके रीजंस को, उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। थोड़ी सी सेफ्टी मेजर्स लेने से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इंजरी को, उसकी सेवेरिटी को कम किया जा सकता है। तो ये सारे मेजर्स लेके इस इंशाल्लाह ताला शहरियों की मदद से, और जैसे आपने बड़ी एक अच्छी बात की कि देखें इस शहर में 73 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हैं, 1.25 करोड़ इस शहर की आबादी है और टोटल 3000 वार्डन है। ना हर गली मोहल्ले में कभी वार्डन खड़ा हो सकेगा। ये शहरियों को खुद इसमें कोऑपरेट करना होगा और इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि हम ये उनकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम चालान कर लेंगे, हमने 86,000 चालान किए, हम 1,86,000 चालान कर लेंगे, हम 2,86,000 चालान कर लेंगे, लेकिन चालान करना हमारा पर्पज़ नहीं है। हम सबकी पर्सनल जिम्मेदारी भी ये है, जब तक हम खुद अपनी हिफाजत के लिए ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम जाहिर सी बात है ट्रैफिक पुलिस पे गुस्सा सबको आता है जब हमें चालान होता है, लेकिन हमारी गलती के ऊपर हमें चालान हो रहा है। अगर हम उनको गुंजाइश नहीं देंगे
तो किस तरह से चालान हो सकता है? डेफिनेटली, एंड दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ कल्चर कि भाई मोटरसाइकिल जो है वो बगैर हेलमेट के नहीं राइड करने दिया जाएगा, और हम इंशाल्लाह ताला इसको बड़ी सख्ती से इन्फोर्स करेंगे। आपको लगता है कि ये जो चालान अभी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200 500 जो हो जाता है, ये चालान भी बढ़ने चाहिए इतने ज़्यादा? क्योंकि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए बहुत हैवी चालान किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं, कानून की पासदारी होती है क्योंकि सज़ा बहुत बड़ी है ना। तो यहाँ पे भी उस लेवल के होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ क्राइम बहुत हाई होनी चाहिए, कि शहरी वो करते हैं उसके डिटरेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी करंट जो चालान की अमाउंट है वो 200 रुपये है, देता है शहर गुजर जाता है, देता और गुजर जाता है। 200 रुपया एक आम आदमी के लिए अमाउंट बड़ी है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि उसका डिटरेंट इफेक्ट ऐसा हो कि दोबारा वो पे करने से डरे। इसी को हम प्रपोज इंशाल्लाह ताला करेंगे, इसको बढ़ा के 2000 रुपये किया जाए, ताकि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर 2000 रुपये का चालान मेरा हुआ है, कोई गुंजाइश ना बचे, और वो दोबारा उस चालान को करने में उसकी फाइनेंशियल डिटरेंट वैल्यू भी हो। और ये बड़ा सीरियस मैटर है, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आई एम सेइंग लॉस ऑफ लाइफ। अगर एक हेलमेट पहनने से लोगों की जान बच सकती है तो उसमें 2000 का चालान उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। इलीगल पार्किंग पे, वन वे की वायलेशन पे और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करने पे 2000 रुपये का चालान है। तो उसी तरह बगैर हेलमेट भी करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि वो भी 5000 हो जाना चाहिए, वो भी बढ़ जाना चाहिए, ताकि लोगों के पास गुंजाइश ही कोई ना बचे। तो ये जो एक पहले रिवाज था कि माजरत के साथ के मतलब पैसे दिए और बच के निकल गए, तो इस हवाले से भी अब जाहिर सी बात है मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो IT बेस्ड, और वो करना ही करना है, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि अच्छा वार्डन की जेब में पैसे चले गए लेकिन वो सज़ा जो थी वो गैर कानूनी दे दी गई या कोई भी इस तरह की चीज़। तो वो उस चीज़ में भी आप फर्क देख रहे हैं? जी देखिए, उसमें देखिए पहले ये जो कॉपी वाला कल्चर था, या लाइसेंस में फाइल वाला कल्चर था, या टाउट वाला कल्चर था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम एलिमिनेट कर दिया। अभी एक मौके पे ई चालान होता है। एक तो हम तमाम वार्डन की परफॉर्मेंस को डिजिटली मॉनिटर करते हैं। एवरी वार्डन हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल करके जो सारी मसले मसाइल वो इरेडिकेट होंगे ना। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि देखिए ये सिस्टम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। हम ये कहें कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें 100% ठीक हो गया, शायद 100% ठीक नहीं हुआ, लेकिन 90% ज़रूर ठीक हो गया। और उसके अंदर जो लकूनाज हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अपना एहतसाब करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने वार्डन के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखा होता है कि जिसमें उनसे फीडबैक लेके अपनी जो ऐप है उसमें भी अगर कोई हिचेज हैं या ग्लिचेज हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर ठीक करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द रीजंस ऑफ दीज रोड एक्सीडेंट्स आर के लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं होता, कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं, बाइक्स इतने तो छोटे बच्चे होते हैं 10-10 साल के, 12-12 साल के, उनको बाइक्स लेके बाहर जाने देते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बड़े स्टाइल के साथ चला रहे होते हैं। अभी कल ही मैंने एक देखा है, इतना सा छोटा सा बच्चा था, उसकी सीट से वो नज़र नहीं आ रहा था कि वो बैठा हुआ है, एंड ही वाज ड्राइविंग। तो लाइसेंस एक तो बनते ही नहीं है, जो नॉर्मली बात करें कि लोग बनवाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो उसके हवाले से लाइसेंसिंग के अमल को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, लाहौर में 6 लाइसेंसिंग सेंटर थे, वो इंशाल्लाह ताला हम इसी महीने में बढ़ा के 12 कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये, जिससे लोगों को आसानी होगी। फिर ये कि हमारे 3 लाइसेंसिंग सेंटर, हमारा जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, हमारा DHA है और लिबर्टी, वो 24/7 काम करते हैं। आप संडे को सुबह 3 बजे जाके वहाँ से लाइसेंस बनवा सकते हैं। टाइम का इशू नहीं है, ये नहीं कि दफ्तर होता हूँ इसलिए नहीं बनाया जा रहा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं इसलिए नहीं बनवा सकता। इसके अलावा हमारे 23 डिफरेंट जगहों पे लर्निंग बूथ हैं। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए हमने रिसेंट एक इनिशिएटिव ये लिया है कि हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों को हमने मोबाइल वैन में कन्वर्ट किया है। जिस नाके पे आपका चलान होगा उस नाके के आगे वो गाड़ी खड़ी होगी और वहीं पे आपका मौके पे ही आपका लर्नर लाइसेंस वो बना देगी। तो ये आपके आने जाने का जो लोगों का बहाना है कि हम जा नहीं सके, वो भी खत्म हो जाएगा। लास्ट मैसेज हमारे अवाम के लिए, कि लाहौरियों के लिए, कि किस तरह से वो अपने आप को बेहतर करें, या कुछ भी आप कहना चाहें जिससे आपके लिए भी आसानी पैदा हो, ऑब्वियसली फिर अवाम के लिए ओवरऑल आसानी पैदा हो। देखिए, पैगाम मेरा ये है कि जैसे पिछले साल ये 484 लोग अपनी जान से गए ट्रैफिक हादसात में, हमारी कोशिश होगी कि शहरी हमारे साथ ताउन करें और कोई एक कीमती जान भी ट्रैफिक हादसे की वजह से सड़क पे ज़ाया ना हो। हमारा ये मिशन है। हम शहरियों से रिक्वेस्ट करेंगे आपके तवज्जुह से कि इस मुकद्दस मिशन की तकमील में हमारी मदद करें। मदद करें। जब तक आप मदद नहीं करेंगे, इंडिविजुअली काम नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सुबह घर से निकलें हेलमेट के साथ निकलें, सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी है तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लेन लाइन को देखें, ये सारी चीज़ें जब तक आप खुद नहीं देखेंगे, कोई वार्डन आपका हाथ पकड़ के आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं डालेगा, क्योंकि
फिर यही हो सकता है, फिर आपको चालान होगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल अदर देन यू। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक के जो आप एक एक करके स्टेप ले रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे और हमारी सबको हमें महफूज रखे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट के हवाले से, जो कि है बर्थडेज़। लेकिन उससे पहले आज हमारे बहुत सीनियर आज मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है और बारिश कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्यों नज़र नहीं आ रही? महकमा मौसमियात क्या कह रहा है इस हवाले से, बारिश आने वाली है या नहीं? कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का हवाल बताएंगी। जी कोमल। लाहौर में मौसम ने तब्दील होना शुरू कर दिया है। इस वक्त सूरज की किरणें तेज़ होती हुई महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी गर्मी में शिद्दत भी आएगी, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। क्योंकि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। दिन भर जो है वो सूरज और बादल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुआहदा तय करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कोई एक जो है वो इस मुआहदे को हासिल नहीं कर सकेगा। माहिरीन ने आज दिन भर इस तरह की कुछ कैफियत रहने के हवाले से इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए हैं। तो लाहौर शहर के बासी अपनी एहतियात बरतते हुए जो है वो अपने काम काज की तरफ रवा दवा रहें, क्योंकि लाहौर शहर में मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानी सेहत पर ख़ास तौर पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से लाहौर शहर के बासी ख़ास तौर पर बहुत जल्दी बहुत सी बीमारियों की जद में आ जाते हैं। इसलिए जो है लाहौर शहर के बासी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और गर्मी से बचने के लिए अपने सरों को ढांप कर घरों से बाहर निकलें। लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन 33 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद 1 डिग्री के इजाफे के साथ हर घंटे में हम देखेंगे कि इजाफा होता चला जाएगा। AQI की मजमूई शरह के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर मौसम तब्दीलियाँ दिखाता है, वहीं दूसरी जानिब AQI की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। AQI की मजमूई शरह इस वक्त तकरीबन 145 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स इजाफे के साथ रिकॉर्ड की गई है। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। तो अब हम थोड़ी एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात कर लेते हैं। कुछ न्यू रिलीजेस हैं मूवीज़ की और एक ड्रामा है हमारे पास जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसकी जो रेटिंग रही है, जो उसने हलचल मचाए रखी है पूरे पाकिस्तान में, इट वॉज टॉप ट्रेंडिंग। वाई इट वॉज टॉप ट्रेंडिंग आई डोंट नो, वो हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक राय अजलान। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, आपने भी देखा होगा, ड्रामा बात कर रही हूँ, आप समझ तो आ गए होंगे मैं किस ड्रामे की बात कर रही हूँ, जिसकी आजकल इट इज़ ओवर हाइप्ड। व्हाई? गेस द नेम। इट इज़ ओवर हाइप्ड। It is overhyped. It is overrated. Overrated. And it is problematic. Yeah. तेरे बिन की बात हो रही है। तेरे बिन की बात हो रही है। तो कैसे देखते हैं इस ड्रामे? अभी हमें शायद नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लमेटिक है, बट प्रॉब्ली 5-6-7 साल बाद जब दोबारा इस ड्रामे की तरफ रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि क्यों प्रॉब्लमेटिक था। इवन दो जो फाइनल एपिसोड है उसमें बड़ी हैप्पी एंडिंग थी, बट देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड रहे, जो बाद में आपके जहन में आते हैं। सो वही मामला है जिस तरह से हमसफ़र है अपने टाइम पे, उस वो बहुत बड़ा चार्ट बस्टर था, लेकिन जब हम उसको दोबारा से एक दफ़ा रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भी एक प्रॉब्लमेटिक ड्रामा था। तो वही मसला इसमें भी था। इसमें एक कहानी को ट्विस्ट दिया गया, देन जब पता चला कि नहीं ये अवाम से हज़म नहीं होगा और इस पर आउटरेज आ रही है तो उसको चेंज कर दिया गया। पता विजिबली पता चल रहा था कि डायलॉग चेंज हुए में। एंड अब सुना है कि इसका सीजन 2 भी आ रहा है। आई डोंट नो, सीजन 2 भी आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ गई, वो हो गई, उसके बाद उस पे मसला बना इतना उसके ऊपर। एंड अच्छा ड्रामा था इन अ वे कि उसमें जो इट वाज एंटरटेनिंग, इट स्टोरी में कुछ नया नहीं था। स्टार कास्ट जो थी वो एंसेम्बल थी, ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा काम किया और ज़्यादा चला भी शायद इसी वजह से था कि जो स्टार कास्ट थी वो अच्छा काम कर रही थी, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पसंद आ रही थी लोगों को
और वो देख रहे थे। कुछ लोग जो थे वो हया के कैरेक्टर को किसे नफरत करने के लिए देख रहे थे, कुछ लोग जो ब्लीडिंग कास्ट थी उनकी मोहब्बत में देख रहे थे। तो ये है कि उसके ओवरऑल बेसिकली ये है कि ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग की, जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई है वो लोगों को शायद पसंद आई। सॉरी एवरीवन जिनको वो ड्रामा अच्छा लगता है, आई वाज नॉट अ फैन ऑफ इट, मुझे वो प्रॉब्लमेटिक लगा। बट ये कि उस ड्रामा ने अलेजिडली 1 बिलियन रुपीस का बिजनेस किया है ऑन डिजिटल ओनली। सो वो एक एलिमेंट है, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और उसमें सिर्फ ये है कि इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, रीजन में जहाँ जहाँ उर्दू या उर्दू से मिलती जुलती ज़ुबानें बोली जाती हैं, समझी जाती है, वहाँ पे वो ड्रामा देखा गया और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। बिकॉज हमारे यहाँ तो शायद वो अजलान, आई एम सॉरी टाइम बहुत कम है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मूवीज टू डिस्कस, तो यहाँ पे इसी पहले तेरे बिन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सीजन 2 आ रहा है उसका ट्रेलर है हमारे पास, आपको दिखाते हैं, जो कि रिलीज हुई है ऑन ईद। हाउ डू यू सी इट्स जो डायरेक्टर है उन्होंने अपनी कहानी ही इसमें फिल्म में दिखाई है। इट्स शायद वो उस तरह की फिल्म नहीं है जिस तरह की हमारे सिनेमाज में देखी जाती है। यही वजह है कि उसका बिजनेस उस तरह से नहीं रहा। लाइक अगर ईद के एक्सटेंडेड वीकेंड पे भी हम देखें तो इसने समवेयर अराउंड 1.87 करोड़ का बिजनेस किया है, एज़ कम्पेयर टू वो जो कैनेडियन पंजाबी फिल्म है जिसने अब समवेयर अराउंड 7 पॉइंट समथिंग 2. Do you think there was a factor involved because the cast? Not really. It's not about cast. एक तो 2-3 फैक्टर हैं हमारी फिल्म के लिए कि हमारे पास उस तरह से फिल्म स्टार्स नहीं हैं जिनकी एक्सक्लूसिविटी हो फिल्म स्टार्स वाली। वही लोग हमें टीवी पे नज़र आ रहे हैं, वही हमें इश्तिहारों में नज़र आ रहे हैं, और वही तो मैं क्यों उन लोगों को देखने के लिए फिल्म देखने जाऊंगा जिनको मैं टीवी पे फ्री में लेट्स से देख रहा हूँ। देन उसमें फैक्टर आया था कि अब स्टोरी इतनी अच्छी है, मौला जट ने साबित किया कि एक अच्छी फिल्म थी, लोग देखने आए, एंड उसने आई थिंक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पंजाबी फिल्म ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही रही है। वही एलिमेंट इसमें था। ये एक सर्टन क्लास दिखाई गई है इस फिल्म के अंदर, एक सर्टन सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी दिखाया गया, उनकी स्टोरी। इट्स मोर ऑफ अ वो कामरान ने डॉन में लिखा था ना कि इट्स बर्गर बच्चों की लव स्टोरी, सो वही है ये। सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अगर हम कंपेयर करें सायरा की से पहले की जो 2 फिल्में थी उनके मुकाबले में इस फिल्म में उसे साबित किया कि वो बहुत अच्छी एक्टर है। सो फिल्म इतनी बुरी नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये ना कि जब एक अच्छी फिल्म आती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री को होता है, ओवरऑल अपलिफ्ट आती है। दैट डिफरेंट के लोग फिर देखने जाएं। बात वही है कि एक्टर्स अगर वही हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉमिसिंग कोई चीज़ फैक्टर ऐसा नज़र आएगा थ्रू ट्रेलर्स या ऐसा कुछ। आई एग्री, बट होता ये है कि अगर एक अच्छी फिल्म आ रही है उससे ओवरऑल अपलिफ्ट मिलती है और वो अच्छा करती है तो और अपलिफ्ट मिलती है, लेकिन अगर अच्छी फिल्म अच्छा नहीं करती है तो उसका इम्पैक्ट फिर बाकी फिल्मों पे भी आता है। और अगर कंटिन्यूसली बुरी फिल्में आ रही हैं तो उसका असर पूरी इंडस्ट्री पे आता है। आई थिंक पोस्ट पेंडेमिक हमने जितनी फिल्में बनी हैं उनमें से अक्सर फिल्में ऐसी थी कि जो शायद बननी ही नहीं चाहिए थी। सो उसका असर ये है कि अगर अच्छी फिल्म भी आ रही है तो वो उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रही। वो हमें होता है कि शायद ये भी वैसी होगी। अब वो एक को हाइप क्रिएट हुआ था आफ्टर मौला जट के, जब पाकिस्तानी फिल्में ओके ये एक स्टैंडर्ड है, तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया ना कि उसको फिर मैच करना। सही कह रहे हैं, मतलब देख के लग रहा है कि कुछ मजेदार स्टोरी होने वाली है। दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म के जिसको लोग जाके देखना पसंद करेंगे, और शायद उसका असर हमें नंबर्स में भी उस तरह से नजर आता है कि जो ईद का एक्सटेंडेड वीकेंड था इट अर्नड समवेयर अराउंड 4.15 करोड़ रुपीस, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर फिल्म ज़्यादा था। इसने रिकवर अच्छा कर लिया था इन टर्म्स पहले 2 दिन के मुकाबले में बाकी दिनों में। इट्स एन एंथोलॉजी बेस्ड फिल्म, तो इसमें यह है कि 3 कहानियाँ जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों कहानियों के राइटर डिफरेंट हैं, कास्ट डिफरेंट है, डायरेक्टर्स डिफरेंट हैं। और डायरेक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो टॉप नाम है इसमें। लाइक नदीम बेग की कहानी है, एक कहानी को डायरेक्ट किया है मरीना खान ने, और एक कहानी को नबील कुरैशी ने डायरेक्ट। और नबील कुरैशी की जो इसमें कहानी थी विच इज़ समवेयर अराउंड हॉरर कॉमेडी थी वो। और अगर उसमें स्टोरी टेलिंग की क्लैरिटी देखी जाए तो वो आई थिंक नबील की पिछली जो सबसे पहली फिल्म थी उसके बाद अगर किसी फिल्म में इतनी अच्छी क्लैरिटी इट इज़, और उसमें जो हॉरर कॉमेडी है उसकी तो आर्ट डायरेक्शन बहुत मज़े की गई है, और उसकी स्टोरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा मानी की, आई थिंक ये बेस्ट परफॉर्मेंस है फिल्म की अगर बात करी जाए। पिछली 2 फिल्मों में उनके डायलॉग उस तरह से
पंच लैंड नहीं कर सके, लेकिन इसमें उनके पंचेस बड़े मजे के लैंड कर रहे थे। तो और जो द स्टोरी ऑफ दीस थ्री, कौन सी आपकी फेवरेट थी? मेरी फेवरेट खलीलुर रहमान कमर वाली होगी। आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा कि वो उनकी जो हिस्ट्री रही है, आई थिंक वो कहानी बहुत अच्छी थी, नदीम बेग ने उसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया। एंड देन अगेन महविश शहजाद की जो एक्टिंग है, महविश शहजाद को पता है कि बड़ी स्क्रीन पे किस तरह से डिलीवर करना है, एंड शी डिलीवर्स इट। टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कल इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी शो में, नए टॉपिक्स के साथ, नई खबरों के साथ इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।